ओके, तो टॉपिक फॉर द डे इज हीट ट्रांसफर। लेट्स स्टार्ट। देखो हीट ट्रांसफर क्या होता है। हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हीट? हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। एनर्जी जो आपके ट्रांसफर कर रही है उसका नाम दे दिया हीट। which flows from high temperature to low temperature, which flows from high temperature to low temperature, which flows from high temperature to low temperature, ठीक है ना, due to temperature difference, ठीक है ना। heat is energy in transit। देखो definition of heat क्या है। heat is energy in transit which flows due to temperature difference, which flows due to temperature difference from a body, एक body से, which is at high temperature to low temperature, which is at high temperature to low temperature। तो देखिए you have two bodies मान लीजिए, ठीक है ना, you have two bodies, एक body आपके पास A है and another body is मान लीजिए B। तो you have two bodies basically, one body is A and another body is B, ठीक है। देखो you have two bodies। अब क्या है, एक बॉडी मान लीजिए एक नाम दे दिया, एक बॉडी को हमने नाम दिया बी। इसका टेम्परेचर मान लीजिए TA, इसका टेम्परेचर बच्चे मान लीजिए TB। इफ TA इज ग्रेटर देन TB, अगर TA TB से बड़ा होगा देन heat will get transferred, heat will get transferred from A to B, from A to B via three methods, via three method। कितने मेथड से हो सकता है बच्चों? 3 मेथड से हो सकता है, ठीक है ना। कितने मेथड? 3 मेथड्स। वो मेथड्स कौन कौन से हैं, वो प्रोसेस कौन से हैं, वो प्रोसेस हमको आज पढ़ने हैं, प्रोसेस है ना। तो दीज 3 मेथड्स आर बेसिकली कंडक्शन प्रोसेस, एक क्या होगा आपका कंडक्शन, एक होता है बेटा कन्वेक्शन, और एक होता है बच्चा रेडिएशन। एक होता है कंडक्शन, एक होता है आपका कन्वेक्शन एंड अनदर वन इज रेडिएशन, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस बात करनी, द फर्स्ट प्रोसेस विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज विद कंडक्शन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बच्चों? कंडक्शन प्रोसेस से हम आज स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो देखो कंडक्शन प्रोसेस में होता क्या है, देखेंगे। तो बेसिकली इन कंडक्शन प्रोसेस हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस वाया योर वाइब्रेशन टेक्निक, ठीक है ना। मतलब क्या होता है समझ लो, एक तरह से मैं तुम्हें समझाऊं कायदे से। इफ यू सी the process of transmission of heat energy in which heat is transferred from one particle of the medium to the other, from one particle of the medium to the other, but each particle of the medium stays at its own position, at its own position। तो देखो क्या हुआ, मान लीजिए you have a rod, आपके पास क्या बच्चे एक रॉड है, ठीक है ना, और इसमें बच्चे इनफाइनाइटली बहुत सारे क्या होंगे, पॉइंट्स पार्टिकल्स होंगे, ठीक है ना। तो मैं उन पार्टिकल्स को किससे मार्क कर रहा हूँ बच्चों, एक ब्लू पॉइंट से मार्क कर रहा हूँ। मान लो एक पार्टिकल ये, 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 तो बहुत सारे ऐसे क्या है हमारे पास, इनफाइनाइट बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो तुमने क्या किया, यहाँ से बच्चे हीट दी, तुमने क्या किया, यहाँ से हीट दी, ठीक है ना। इस एंड से तुमने क्या करा बच्चे, इसको हीट दी। तो ऐसे में सबसे पहले आपका जो ए पॉइंट होगा, ये फर्स्ट वाला क्या होगा, हीट अप होगा, इसका टेम्परेचर रेस कर जाएगा। बट यहाँ पर टेम्परेचर तो अभी रेस नहीं किया, इस ए पॉइंट पर टेम्परेचर कर रहा है बच्चा, रेस कर रहा है। टीवी की वैल्यू वैसी की वैसी है। धीरे 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 ए पॉइंट क्या करेगा, अपनी हीट जो है इस आगे वाले को 1 नंबर को देगा, 1 वाला 2 को देगा, 2 वाला 3 को देगा, 3 वाला 4 को देगा। अपनी हीट धीरे धीरे आगे ट्रांसफर करेगी और वो बी तक आपकी हीट पहुंच जाएगी, टिल TA इक्वल्स टू TB ना हो जाए, टिल TA इक्वल्स टू TB नहीं हो जाता है तब तक, ठीक है ना। तो बेसिकली वी हैव 2 एंड्स, एक पॉइंट ए पॉइंट एंड है और दूसरा एंड कौन सा हमारा, बी एंड है। तो आपका जो हीट ट्रांसफर होगा दैट विल टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, फ्रॉम A to B, बिकॉज इट इज गिवन ओवर हियर दैट हम बोल रहे हैं आपके पास कि TA बड़ा है किससे बच्चे, TB से, ठीक है ना। टेम्परेचर ऑफ A इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ B, सो द हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम A to B
बट इन कंडक्शन मेथड जो आपका पार्टिकल है, जो मॉलिक्यूल है, वो आपका मूव नहीं कर रहा, वो अपनी जगह पे फिक्स है, बस वो अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट होता हुआ अपनी एनर्जी को आगे ट्रांसफर कर रहा है, एंड दिस एनर्जी इन ट्रांजिट इज नोन एज हीट, ठीक है ना। बस इसी का ये एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिख लीजिए। The vibrational amplitude of atom and electron of the iron rod at the hot end takes on relatively higher value due to high temperature of their environment, ठीक है ना। These increased vibrational amplitude are transferred along the rod from atom to atom during collision between adjacent atoms, ठीक है ना। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमारे पास मान लीजिए क्यूब है, ये हायर टेम्परेचर है, ये लोअर टेम्परेचर है, तो हीट विल गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर वाली साइड, तो वन साइड से सेकंड साइड की तरफ जा रहा है हीट हमारा, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला आता है हीट का फ्लो का, वो आपके पास क्या आता है फॉर्मूला, ध्यान से देखिएगा। वी हैव टू जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला क्या आता है कि Q by T equals to minus KA dt by dx। Q क्या हीट, व्हाट इज Q, QT इज हीट, तो रेट ऑफ हीट फ्लो Q by टेम्परेचर, रेट ऑफ हीट फ्लो इज इक्वल्स टू माइनस KA dt by dx। व्हाट इज T, कैपिटल T इज टेम्परेचर, स्मॉल t इज टाइम, कैपिटल T इज टेम्परेचर, स्मॉल t इज योर टाइम, ठीक है ना। कैपिटल T क्या है बच्चा, आपका टेम्परेचर है, और स्मॉल t क्या है आपका टाइम है, ठीक है। प्लीज सी फॉर्मूला लिखो अलग से इसको, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बोलता है बच्चे, Q by T equals to minus K dt by dx, where K is a constant। अब देखो K क्या है, K क्या बच्चे, कांस्टेंट है, जिस पे किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे। K is a constant dependent on material, और नाम देते हैं हम इसको थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। क्या नाम दिया बच्चे हमने इसको, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, हमने इसको नेम दिया है। एंड dt by dx, देखो एनीथिंग पर यूनिट लेंथ इज नोन एज टेम्परेचर ग्रेडियंट। जैसे कर हमने ना वेलोसिटी ग्रेडियंट भी पढ़ा था इन फ्लूइड्स, हमने वेलोसिटी ग्रेडियंट भी पढ़ा था, सिमिलर क्या है आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट, पर यूनिट लेंथ इज योर ग्रेडियंट क्वांटिटी। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या हो गया, dt by dx। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या हो गया बच्चा आपके सामने, dt by dx, ठीक है ना। अब ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है, नेगेटिव साइन शो करता है कि जो आपकी हीट फ्लो हो रही है वो क्या हो रही है बच्चे, हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो हो रही है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर क्या होगी बेटा, हीट आपकी फ्लो होगी, ये हम बस बता रहे हैं, दैट इज, बस इतना याद रखना है आपको। तो Q by T equals to minus K dt by dx, ये फॉर्मूला हो गया आपका। इस पे हम कभी धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और मैं आपको फिर से बता दूं बच्चों, सब लोग अभी साथ में सुन लीजिए, कल नेक्स्ट क्लास से आप पहली बार टाइम से आइए, एवरीवन शुड ज्वाइन द क्लास टाइमली। अगर क्लास आपकी 9 o'clock है तो 9 o'clock पे ही आप एंटर करेंगे, लेट हो सकता है आपको एंट्री ना मिले। मैं आपको बता दूं, जैसे आप क्लास में अपनी फिजिकल क्लास में, कॉलेज स्कूल में, कॉलेज में अगर आप क्लासेस जाते हैं, तो अगर 9 बजे की क्लास है, 9 o'clock की क्लास है, तो यू आर नॉट परमिटेड टू क्लास आफ्टर 9:05, 9:10। Similarly over here, we will not allow you to enter in the class after 9 AM, ठीक है ना, you can see, and no one will come log in with a name like anything कि Tony Stark, Avengers, इस टाइप के नेम से आप नहीं यूज करेंगे। You will use your name which is in your 10th board या 12th board marksheets, जो आपका रियल नेम है मार्कशीट्स पर, उसी से आप लॉगिन करेंगे, अदरवाइज योर लॉगिन विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, ठीक है। प्लीज आप लोग ये ध्यान रखिए, इट्स फॉर योर ऑन सिक्योरिटी, ठीक है। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड, तो आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं बच्चे स्टडी स्टेट के लिए। किसकी बात करते हैं, स्टडी स्टेट के लिए। तो स्टडी स्टेट होती क्या है, लेट्स सी व्हाट इज द स्टडी स्टेट। If the temperature of a cross section at any point
इनफैक्ट मैं पहले बना लेता हूँ ये। देखिए प्लीज, आपके पास के ब्लॉक है मान लीजिए, है ना, तो क्या बोला, इफ टेम्परेचर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन एट एनी पॉइंट एक्स इन द अबव स्लैब रिमेन कांस्टेंट विद टाइम, will remain constant with time, ठीक है, remain constant with time, the slab is said to be in steady state, the slab is said to be in steady state। देखेंगे अगर टेम्परेचर किसी क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में क्या बच्चे, अगर कांस्टेंट है, देन आपका स्टडी स्टेट बोला जाएगा, ठीक है ना। स्टडी स्टेट थर्मल इक्विलिब्रियम जितना, हाँ जी, तो remember that steady state is distinct from thermal equilibrium for which temperature at any point in the slab must be same, ठीक है ना, for which temperature in any slab must be same। देखो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, हम क्या बात करने, धीरे समझ में आएगा। अगर आपका dt by dx मतलब डेल्टा t by l, देखो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था हमने q by t, फॉर्मूला देखो क्या लिखा था, q by t इक्वल्स टू माइनस के dt by dx, ये मैंने लिखा था फॉर्मूला, ठीक है ना। अगर आपका टेम्परेचर डिफरेंस क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर डिफरेंस पूरे ओवर लेंथ में क्या है, कांस्टेंट है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वी कैन राइट आवर फॉर्मूला लाइक दिस। हम dt को लिखेंगे डेल्टा, मतलब क्या लिख सकते हैं हम dt को, देखो ऐसे लिखेंगे, माइनस क्या प्लस सी लिख लो, सीधे फॉर्मूला में लिखेंगे के, और dt से आएगा डेल्टा t डिवाइड में डेल्टा x, तो जो फॉर्मूला बन जाएगा इसका क्या बन जाएगा आपके सामने, यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास, q by t इक्वल्स टू ka th माइनस tc, मतलब हायर लोअर माइनस लोअर, तो लिख लेंगे यहाँ पर th क्या होगा, tc से बड़ा, th इज ग्रेटर देन tc, th इज ग्रेटर देन tc, दैट इज q by t इक्वल्स टू ka th माइनस tc by l। ये फॉर्मूला देखो, अब तुम्हें लगेगा सर माइनस साइन कहाँ गया, माइनस साइन कुछ नहीं है, ये होता क्या है बेसिकली डेल्टा टी, डेल्टा टी का तुम लिखोगे टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और फाइनल पॉइंट तो क्या होगा हमारा, लोअर टेम्परेचर, और इनिशियल पॉइंट कौन सा, हायर टेम्परेचर, तो यहाँ पर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो यही फॉर्मूला आ जाएगा, देखो यहाँ पर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी एच माइनस टी लोअर ही आ जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रख लीजिएगा। और क्यू क्या है, एक अमाउंट ऑफ हीट है जो फ्लो कर रही है किसी टाइम इंटरवल टी में, क्यू इज अमाउंट ऑफ हीट विच इज फ्लोइंग, Q is amount of heat which is flowing, ठीक है ना। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो कितना आ गया, Q by T, हीट फ्लो पर यूनिट टाइम इक्वल्स टू Ka T हायर माइनस T लोअर डिवाइड बाय लेंथ L, व्हाट इज लेंथ L, टोटल लेंथ L, ठीक है ना। तो अगर आपका ऐसे समझिए, एक रॉड है, इफ यू हैव अ रॉड, और यहाँ से Q हीट फ्लो कर रही है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, और यहाँ पर टेम्परेचर TA है, यहाँ पर टेम्परेचर TB है, तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा, Q by T इक्वल्स टू Ka TA माइनस TB by L, TA माइनस TB by L, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे, तो लिख लेना प्लस, फटाफट से लिखिएगा इसको, प्लीज राइट इट डाउन। Also you can now only chat on, host, मतलब basically you can only message me or Arjun sir, you can message me or Arjun sir in every lecture from now on, you will be able to message me or Arjun sir only। चलिए, तो ऑल दोस्त जिन्होंने ये सब लिख लिया है, समझ में आ गया है, यस प्रेस करो, यस, एवरीवन प्रेस यस, पार्टिसिपेंट्स में जाके यस प्रेस करिए, गो इन पार्टिसिपेंट्स एंड प्रेस यस बटन। अब देखो क्वेश्चन क्या है, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन करते हैं, तो देखो हमें क्वेश्चन क्या दिया क्या गया है क्वेश्चन, लेट्स सी।
One face of a aluminium cube of H2 meter is maintained at 100 degrees Celsius and the other end is maintained at 0 degrees Celsius all other surfaces are covered by adiabatic walls. Adiabatic walls क्या होती हैं कि no heat transfer will take place. Adiabatic wall का मतलब क्या होता है कि भाई सराउंडिंग में कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हुआ. Find the amount of heat flowing through the cube. Find the amount of heat flowing through the cube in 5 seconds. Find the amount of heat flowing through the cube in 5 seconds. और थर्मल कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला दे दिया, वैल्यू दे दी, कितनी दे दी हमको 209. अब ये होती है थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट, वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस. ठीक है ना? ओके, तो आओ देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्व. लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो पहले बात तो क्यूब है, तो क्यूब बना लेते हैं. देखो यही तो क्वेश्चन है कायदे से. ऐसा कोई क्यूब दे दिया हमको और हमें एल की ओर दे दी बेटा कितना 2 मीटर्स. ठीक है ना? ये वाला जो एंड है कितना है बेटा 100 डिग्री सेल्सियस एंड दिस एंड इज एट योर 0 डिग्री सेल्सियस. अब बोला क्या गया है अमाउंट ऑफ हीट फ्लो कितना होगा 5 सेकंड में. तो हमें फॉर्मूला पता है Q बाई टी इक्वल्स टू कितना होगा के ए टी हाई माइनस टी लोअर बाय एल. तो के की वैल्यू पता है 209 इंटू एरिया कितना होगा बच्चे निकाल सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू हायर टेम्परेचर कितना है बच्चे 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस डिवाइड में लेंथ कितनी है बच्चों 2 और यहाँ पर Q और डिवाइड में 5 सेकेंड्स. तो यहाँ से Q की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन. तो इट कैन इजीली बी फाइंड आउट. ठीक है ना? यहाँ से आप इजीली कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं. तो आंसर आएगा 209 किलो जूल. कितना आंसर आएगा भाई 209 किलो जूल्स. प्लीज राइट इट डाउन. इस फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी, जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज इन फॉर्मूला. यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज इन फॉर्मूला. लिख लो. कोई भी डाउट हो पूछ लो. दीपांशु A3 नहीं होता मतलब क्या बच्चे तुम्हारा A3 क्या समझू ए क्यूब पूछ रहे हो क्या. अरे ए क्यूब वॉल्यूम होता है, एरिया निकालना है भाई. एरिया लिखो एरिया. ओके क्वेश्चन क्लियर है बच्चा कैसे करना है. कोई डाउट हो तो पूछो. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज ask me in the chat. You can message me privately or you can message Arjun sir privately. Everyone option अब से बंद हो जाएगा आपसे आज से. You just have to message me on private chat. That is you will have only 2 options to message me or to Arjun sir. ठीक है ना? तो एक बार अर्जुन सर को सब हाई लिख के भेज दीजिए फटाफट से. गुड मॉर्निंग सर, हाय सर, ग्रीट कर दीजिए अर्जुन सर को. ऑल्सो नोट पॉइंट आप लोगों के लिए, क्लास टाइमिंग से आए. क्लास टाइम से शुरू होती है तो आप भी टाइमली क्लास आए. ठीक है ना? विजिट क्लास टाइमली. विजिट क्लास टाइमली. Okay, also log in with your real name. Also log in with your real name only. No funny names. No funny names will be allowed to attend the lecture. Will be allowed to attend lecture. ये आप ध्यान रखिएगा. ठीक है ना? चलो तो आओ बात करते हैं थर्मल रेजिस्टेंस की. किसकी बात कर रहे हैं बच्चे हम? थर्मल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं. तो बेसिकली ना एक फॉर्मूला देखो, ये है कि हमारे पास फॉर्मूला ध्यान से देखना बच्चे. वी हैव ए फॉर्मूला Q बाई टी इक्वल्स टू हाउ मच योर ये बेसिकली के ए और टी एच माइनस टी एल बाई एल.
ठीक है ना, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तुम ध्यान से देखो ना, Q बाई टी है क्या, इट इज सिमिलर टू योर एनालॉगी, देख रहा हूँ एनालॉगी, देखो एनालॉगी करंट के साथ, ये हो गया करंट, हीट करंट। और अगर ध्यान से देखूं तो ये वोल्टेज डिफरेंस डेल्टा बी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, कुछ ऐसे फॉर्मेट बन रहा है। देखो Q बाई टी बराबर टी एच माइनस टी एल डिवाइड में कितना हो गया एल बाई के। तो इस क्वांटिटी को हमने बोलता है रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे हम, थर्मल रेजिस्टेंस। तो बेसिकली थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा, थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा वो होगा इतना, L by K। The formula for thermal resistance is R equals to L by K। पहले रो L by A होता था ना, बचपन में पढ़ा था तुम लोगों ने, कितने लोगों ने पढ़ रखा है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो L by A? जल्दी से यस और नो में बताओ मुझको, जल्दी से यस और नो में बताओ, पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा, पढ़ रखा है, बस सेम ही है फॉर्मूला है। तो एक तरह से इसको आप रिलेट कर सकते हैं, यू कैन रिलेट इट टू योर करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के से एक तरह से रिलेट करके चलिए, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर बच्चे, आरटीएच हो गया। तो आरटीएच का फॉर्मूला होता है थर्मल रेजिस्टेंस कितना होता है बेसिकली एल बाई के। अब मान लो ये रॉड है, तो हीट यहां से ट्रांसफर कर रही है, तो इतनी तो हम लेंथ लेंगे, और यहाँ टेम्परेचर कुछ भी होने दो, तो लेंथ, और यहाँ पर एरिया क्रॉस सेक्शन कितना होगा, ये ए, ये जो एरिया क्रॉस सेक्शन है यहाँ पर पहले हीट फ्लो करेगी वो कितना है ए। तो बेसिकली रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है आपका एल पे, के पर, ए पर, ये टी पर डिपेंड कर रहा है नहीं, फिक्स वैल्यू होती है। तो हमारा फॉर्मूला लिख दिया, इसमें क्या कर दिया एल बाई की जगह आर लिख दिया, तो देखो फॉर्मूला वही बन गया। और क्यू बाई टी को एक नाम दिया जाता है थर्मल करंट, कौन सा नाम दिया जाता है बच्चे, थर्मल करंट नाम दिया जाता है, और ये हो गया। और ये मैथमेटिकली सिंपल सा ओम्स लॉ की तरह है, मतलब कि एनालॉजी आ गई। ओके चलो, तो आओ यहाँ सवाल करते हैं, यहाँ पर भी किरचॉफ्स लॉ एप्लीकेबल होते हैं, जैसे तुमने कहाँ पढ़े थे, जैसे तुमने अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा था, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आओ बच्चों आगे मूव करते हैं। नाउ वी हैव ए क्वेश्चन, हमसे बोला है कि यहाँ 12 डिग्री सेल्सियस है, एक एंड पे 4 डिग्री सेल्सियस है, एंड एट एन एंड आपका 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। एक एंड पे 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया, एक एंड पे 4 डिग्री सेल्सियस, एक एंड पे 50 डिग्री सेल्सियस। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन टेम्परेचर ना। तो यहाँ पर टी वैल्यू दे दिया, इसका टी निकालना है, क्या निकालना है अपने को, इसका टी निकालना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा देखते हैं। एरिया क्रॉस सेक्शन कितना दे दिया हमको, ध्यान से देखो, एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ कितनी है बच्चे सबकी 1 मीटर। तो हमको ये सब गिवन है, वी आर गिवन विद दिस वैल्यूज। तो टेम्परेचर कैसे निकालें, कॉमन टेम्परेचर, लेट्स सी। तो ऐसे सवाल करने के लिए चीज सोचो यार, हम क्या मान सकते हैं, इसको रॉड नंबर 1 बोल रहा हूँ, इसको रॉड नंबर 2 बोल रहा हूँ, इसको रॉड नंबर 3 बोल रहा हूँ। तो बेसिकली वी हैव 3 rods, in reality we have how many rods, 3 rods, rod number 1, rod number 2, rod number 3, ठीक है जी। ये मेरे पास 3 रॉड हो गई। अगर तुम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए कोई करंट आ रहा है, मान लीजिए I1, यहाँ कोई करंट आ रहा है मान लीजिए I2, तो यहाँ कितना करंट जा रहा है मान लीजिए I3। तो यू गाइस नो डैट कि I1 बराबर कितना होगा, I2 प्लस I3 के होगा। I1 कितने बराबर होगा, I2 प्लस I3 के बराबर होगा। जितने हीट फ्लो होके आएगी उतने हीट आगे चली जाएगी, ठीक है ना। तो बेसिकली तुम क्या लिखोगे यहाँ से, I1 I2 I3 को लिख लीजिए, बट I1 I2 I3 कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो भाई, यहाँ पर T है ना, तो 12 माइनस टी, तो इधर की तरफ करा तो हम यहाँ पर 12 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर T डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पर कितना बच्चे 50, और यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस। अब जरा सोचो सबका आर क्या होगा, अलग होगा सेम होगा, अलग होगा, क्यों, क्योंकि R1 की वैल्यू कितनी होगी, L बाई K1 इंटू ए, R2 की वैल्यू कितनी होगी,
L by K2 into A, क्योंकि L के A तो सेम है बट केस डिफरेंट है। और R3 कितना होगा बच्चे? L by K3 into A। इफ इट इज लाइक दिस तो हम यहाँ लिख सकते हैं I1 की वैल्यू सीधे 12 माइनस टी डिवाइड में R1, I2 लिख सकते हैं बच्चे t माइनस 50 डिवाइड में R2, और I3 की वैल्यू हम लिख सकते हैं बच्चे t माइनस 4 डिवाइड में R3। यू कैन राइट एस दिस I1 I2 I3 की वैल्यू आपने उठा के रख दी। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, बस इस फॉर्म में वैल्यू पुट कर दो। तो क्या लिखोगे? 12 माइनस टी बाय R1 बराबर हो जाएगा t माइनस 50 बाय R2 प्लस t माइनस 4 बाय R3। You have to just solve this equation to get the answer. You have to just solve this equation to get the answer. तो आंसर नॉट फाइनली जो आएगा ऑन सॉल्विंग वो आता है 10 डिग्री सेल्सियस। कितना आएगा? 10 डिग्री सेल्सियस। जस्ट इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। आपको R1 की वैल्यू लिखवा दी है, R2 की वैल्यू लिख दी है हमने, R3 की वैल्यू लिख दी है। You have to just put it all these values in this formula, in this equation. Basically, you have the value of L, you have the value of A, and you know the value of K. सबका K आपको पता है। तो basically this is your K1, this is your K2, and this is your K3 in these notation format. लिख लो, बाकी हम सॉल्व कर लेना इसको। ठीक है, जल्दी से लिखेंगे। कोई भी डाउट हो चैट बॉक्स में पूछो। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट प्लीज आस्क मी और अर्जुन सर इन चैट बॉक्स। ओके, अगर कोई डाउट नहीं है तो मतलब मैं समझूंगा आपको सब आ गया एंड आई विल मूव फॉरवर्ड। तो शुड आई स्टे ऑन दिस पेज और नॉट? शुड आई स्टे ऑन दिस पेज और मूव? जल्दी बताओ भाई। ओके, तो अभी मूव नहीं कर रहा हूं, जल्दी से लिखो। इसे सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों को ही। मूव करें नहीं करें जल्दी देखो यार। ठीक है ना, अब आगे बढ़ रहे हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। अब क्या आपके पास स्लैब्स हैं जो कैसे रखे हैं? सीरीज में रखे हुए हैं। सीरीज में मतलब समझो कैसे कि यू हैव लाइक दिस सिस्टम ना, ऐसा सिस्टम है आपके पास। मान लो स्लैब कुछ ऐसे ज्वाइन हुए, तो एक तो स्लैब इधर वाला था 1 नंबर, और एक स्लैब कौन सा है? 2 नंबर। ठीक है, अब तुम यहां से हीट दे रहे हो, यहां से हीट आ रही है। ठीक है, यहाँ से हीट आपके पास आ रही है। तो बेसिकली ये पॉइंट हमारा हो गया मान लो ए साइड, ये साइड हो गई हमारी बी साइड। तो यहाँ टेम्परेचर मान लीजिए टी ए, इधर की तरफ टेम्परेचर टी बी, और जंक्शन में टेम्परेचर कितना हो गया बेटा? टी सी। कितना हो गया? टी सी। अब तुम सोचो स्टडी स्टेट है तो जितना हीट फ्लो यहाँ से होगा उतना हीट फ्लो यहाँ से भी होगा सेम। अगर अमाउंट ऑफ करंट आई यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पे कितना जाएगा? अमाउंट ऑफ करंट आई ही जाएगा। कितनी जाएगी यहाँ से? अमाउंट ऑफ करंट भी आई ही पास करेगा। ठीक है ना? तो ऐसे में जब हमारी इक्वेशन नंबर 1 लिखी हमने, तो यहाँ पर हमने लिखा देखो, तो इन्होंने इसके लिए सॉल्व किया, तो यहाँ पर टी एच हो गया, यहाँ पर ये रिजर्व टी सी लिख दिया लो टेम्परेचर पे। ठीक है ना? और इधर से इधर मूव कर रहा है। ओके बच्चों, ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर आपको K1 दे रखा है, यहाँ पर आपको K2 दे रखा है, ये ध्यान से लिख लीजिए। यहाँ के लिए R1 हो गया और यहाँ के लिए कितना हो गया? R2 हो गया। ये L1 है, ये L2 ले लो। तो बेसिकली इक्वेशन क्या लिखेंगे? आई की इक्वेशन लिखेंगे पहले। तो यहाँ पर तो वही इक्वेशन होगी, क्या लिखोगे? I1 की वैल्यू कितनी लिखोगे भाई? T हाइयर माइनस T कॉमन डिवाइड में क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं? R1, और I2 की वैल्यू कितनी होगी? T माइनस T लोअर डिवाइड में कितना होगा बच्चे? R2। और दोनों सेम होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो इस दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया? इक्वेट करके जो इक्वेशन आएगी वो हमारे पास आएगी कुछ ऐसे। तो I कितना आ गया?
इतनी वैल्यू। तो आई टोटल आया कितना बेसिकली, टी हायर माइनस टी लोअर डिवाइड में आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट फॉर्मूला कितना बन गया, ऐड कर दो बस, जैसे सीरीज में ऐड करते हैं यहाँ पर भी सीरीज में ऐड कर दो। तो यू हैव टू जस्ट ऐड इन द सीरीज, जैसे सीरीज में ऐड करते हैं वैसे यहाँ पर भी ऐड करेंगे। तो आर इक्विवेलेंट हो गया यहाँ पर R1 प्लस R2। आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कितना हो गया, R1 प्लस R2 लिख लेना, ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन। आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा R1 प्लस R2 स्लैब्स इन सीरीज। आओ क्वेश्चन करें एक, लेट्स डू अ क्वेश्चन। तो एक बार आप ट्राई करो, ट्राई दिस क्वेश्चन। सब लोग प्लीज ट्राई करो एक वाला क्वेश्चन। K1 K2 K3 आपको दे दिया है, सॉरी K1 और K2 आपको गिवन है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अननोन मटेरियल K भी गिवन है। बेसिकली इसकी शायद फिगर मिसिंग है, आई गेस द फिगर इज मिसिंग ना। तो मैं फिगर बना देता हूँ इसके लिए बच्चों। ये ना यार क्वेश्चन में इनकम्प्लीट है यार ये वाला ना, दिस क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, नो फिगर इज गिवन। तो लीव दिस, इसको हम बाद में देख लेंगे करेक्शन, कोई बात नहीं। स्लैब्स इन पैरेलल, तो पैरेलल स्लैब कैसे होंगे, देखो ऐसे मान लो, स्लैब 1 और इधर एक स्लैब 2। और यहाँ पे इन लोगों को तुमने ज्वाइन कर रखा है ऐसे कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर तो हाई टेम्परेचर है और यहाँ पर क्या तुम्हारा टी लोअर। इसके लिए L1 L तो सेम ही है, K1 एरिया A1 L तो सेम ही रहेगा, K2 A2 अभी के लिए L सेम है। तो इसका आप R1 निकाल सकते हो, इसका R2 निकाल सकते हो L बाई K करके, है ना। तो यहाँ जो फॉर्मूला आता है आर इक्विवेलेंट का वो कितना आता है, 1 बाय आर इक्विवेलेंट बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, खत्म कहानी, याद रखो फॉर्मूला। और टोटल आई जो निकलेगा वो कितना निकलेगा भाई यहाँ पर, टी हायर माइनस टी लोअर डिवाइड में आर इक्विवेलेंट। तो कितना आएगा, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। आर इक्विवेलेंट कितना यहाँ से निकल जाएगा, लिख लीजिएगा। लिख लेंगे ना इसको, इसको लिखेंगे, खाली फॉर्मूला है एक, ये फॉर्मूला है बेटा। ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन सही है पूरा। ये क्वेश्चन देखो, 3 रॉड दे दी है जिसके आइडेंटिकल ज्योमेट्रिक डायमेंशन है, मतलब L की वैल्यू A की वैल्यू सब सेम है। हीट फ्लो फ्रॉम हॉट एंड एट द रेट ऑफ 40 watt इन अरेंजमेंट। फाइंड द रेट ऑफ हीट फ्लो व्हेन द रॉड्स आर जॉइंड इन अरेंजमेंट। दोनों में तो निकालना है तुमको कितना हीट फ्लो कर रहा है,
रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब Q बाई टी, Q बाई टी। Q क्या होती है? एनर्जी। थर्मल कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम की दे दी और आपको एक दे दी आपके इसकी कॉपर की। तो एक बार ट्राई करो यार प्लीज फटाफट से। तो मैं आपको टाइम दे रहा हूं इसके लिए। ट्राई इट, यू हैव 4 मिनट्स टू ट्राई इट। जल्दी से ट्राई करो। 2 पार्ट हैं, दोनों के लिए 2-2 मिनट लेके सॉल्व करेंगे सब। सब लोग ट्राई करो। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, कोई बात नहीं। आओ यार मैं देखा तुम क्या है। क्वेश्चन पढ़ो क्या दे रखा है कि सबका एरिया, सबकी लेंथ क्या सेम है सब रॉड की। इसका भी एल है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी कितना ए है। तुम ध्यान से देखोगे बोला है कि हीट फ्लो फ्रॉम हॉट एंड एट अ रेट ऑफ 40 वॉट्स इन अरेंजमेंट 1। तो अरेंजमेंट 1 में यहां से जो आपकी हीट मतलब हीट करंट है वो कितना है? 40 वॉट्स। दैट इज डी क्यू बाई डी टी। तो तुम्हें पता है अगर यहाँ स्टडी स्टेट है तो बेटा क्यू बाई टी की वैल्यू सीधे दे दी कितना? के ए, मतलब के क्या लिखूं? सीधे ऐसे लिख सकता हूँ ना, टी हाई माइनस टी एल बाय आर। तो यहाँ क्यू बाई टी कितना हो जाएगा? 40 के बराबर। बराबर कितना होगा? टी हाई 100 माइनस 0 बाय आर इक्विवेलेंट। और आर इक्विवेलेंट कितना होगा बच्चा? आर वन प्लस आर टू के। वो कितना होगा? एल बाय के वन ए प्लस एल बाय के टू ए के बराबर। सी एल बाय के वन ए प्लस एल बाय के टू ए। अब तुम्हें खाली यहां से सॉल्व करना थोड़ा सा, ठीक है? तो यहां से क्या करो, पहले इस वन वाले को सॉल्व करके एल बाय के निकालोगे, तब यहाँ पुट करोगे तो आंसर आएंगे आगे। देखो कितना होगा? 40 इक्वल टू 100 डिवाइड में एल बाय तो कॉमन आ जाएगा बाहर, क्योंकि आर इक्वल कितना होगा? अच्छा एक और आएगा आर वन, है ना? तो कितना आएगा? 2 बाय के वन प्लस 1 बाय के टू। के वन के टू वैल्यू है तुम्हारे पास तो रख दो। 100 डिवाइड में एल बाय ए
और 2/K1 कितना होगा, 2/100 प्लस 1/400 बराबर ये वैल्यू 40। तो ऑन सॉल्विंग शायद L/A तुम निकाल सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट निकाल के देखो कितनी आएगी, 200। कितनी आएगी, 200। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, देखो तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रखा है कि इसके लिए तुम्हें बताना है कितना हीट फ्लो करेगा। तो इसके लिए हीट फ्लो कैसे लिखेंगे, dQ/dt इक्वल्स टू 100 माइनस 0/R इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर R इक्विवेलेंट कितना होगा, 1/R इक्विवेलेंट। तो इनका तो समेशन, देखो ये दोनों तो क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये दोनों क्या बच्चे, सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। तो बेसिकली मैं टोटल आर लिखूंगा, इस टोटल आर में लिखूंगा आर इक्विवेलेंट। तो कैसे लिखूंगा, जिसको मैं लिख के दिखाता हूँ, तुमने वैसे करंट में कर रखे हैं क्वेश्चन तुमने ना अभी। तो आर इक्विवेलेंट कैसे करोगे भाई, टोटल बॉडी का, एक तो एल्यूमिनियम का आर ऐड करना है प्लस आर कॉपर इंटू आर एल्यूमिनियम डिवाइड में आर कॉपर प्लस आर एल्यूमिनियम। ठीक है जी। अगर ऐसा है तो इसे सॉल्व कर लो। L/K किसका आएगा यहाँ पर, कॉपर का, नहीं एल्यूमिनियम का। और यहां से प्लस L/Ka कॉपर के लिए, L/Ka एल्यूमिनियम के लिए, और ये डिवाइड में कर देना, L/Ka कॉपर प्लस L/Ka एल्यूमिनियम। इसको सॉल्व करके आर इक्वल निकाल लो वैल्यू पुट करके, क्योंकि तुम्हारे पास L/A की वैल्यू भी है, K एल्यूमिनियम, K कॉपर सब कुछ है। तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट फ्रॉम हेयर, और इसमें पुट कर दीजिए। तो कितना होगा वैल्यू, ये 100 माइनस 0/R इक्विवेलेंट। बस ये आर इक्विवेलेंट निकाल कर आपको इसमें पुट करना है। पुट करने पर जो आंसर आएगा दैट इज योर dQ/dt 75 वॉट्स आएगा। कितना आएगा, 75 वॉट्स। कितना है भाई, 75 वॉट्स। बेटा ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल का आंसर आ गया। और ये दोनों साथ में क्या है, सीरीज में। अब पैरेलल सीरीज बच्चे तुम लोग पूछे तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुमने पैरेलल सीरीज क्लास 10th में पढ़ा है, क्लास 11th में भी पढ़ा है, क्लास 11th में थर्मो पढ़ा है, फिर क्लास 12th में इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है ना। तो यू हैव टू जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो वैल्यू पुटिंग गेम खेलना है बेटा आपको, वैल्यू पुट करोगे आंसर आएगा, तो कर लेना यहाँ पर, ठीक है ना। और तुम ध्यान से देखो ना, L/K कट भी जाएगा, देखो यहाँ से इजीली सॉल्व करोगे ना। यहाँ से L/K से कि L/K कट भी जाएगा, देखो इस L/K से ही कट जाएंगे, L/K से, सॉरी L/A से। तो थोड़ी इजी क्वेश्चन हो जाएगी एक बार काटापटी मचाओगे तो। अब यू हैव टू सॉल्व लाइक दिस ओनली। यही बार बार लीव करके दोबारा क्यों आ रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप लोग समझ में आ गया कैसे करने दोनों क्वेश्चन, यस और नो में जवाब दो मुझको, टेल मी इन यस और नो। ओके, नेक्स्ट हेडिंग आएगी रेडिएशन। नेक्स्ट हेडिंग है रेडिएशन, नेक्स्ट हेडिंग इज रेडिएशन। देखो रेडिएशन में क्या होता है,
the process of the heat transfer, the process of the heat transfer from one place to another without heating the intervening medium, मतलब कि किसी और चीज को हीट ना करते हुए उस प्रोसेस को बोला जाता है रेडिएशन। तो बेसिकली रेडिएशन होता किसके हेल्प से? इट हैपेंस बिकॉज ऑफ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। किसकी वजह से बच्चे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से होता है, ध्यान रखना ये EM वेव्स के थ्रू। तो जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं वो आपका एनर्जी क्या करती है? कैरी करती हैं अपने साथ। दे कैरी द एनर्जी विद देमसेल्व्स एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रेडिएशन प्रोसेस। फास्टेस्ट प्रोसेस होता है बेटा ये। कैसे प्रोसेस होता है? फास्टेस्ट, याद रखना, थ्रू EM वेव। नो मीडियम रिक्वायर्ड, ये छोटे पॉइंट है, लिख लो, नो मीडियम रिक्वायर्ड, कोई भी मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ रेडिएशंस की, कि प्रॉपर्टी क्या है रेडिएशन की ना। तो पहले बात क्या, हर एक बॉडी क्या करती है? रेडिएशन एमिट करती है जिसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 से ज्यादा है। और एब्सोल्यूट 0 होता कितना है? 0 केल्विन। एनी बॉडी अबव एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर will emit radiation and all objects absorb some of the radiation that falls on them from other objects। अगर मेरे से रेडिएशन निकली है, पहली बात मेरे बॉडी से रेडिएशन निकलेंगे ही निकलेंगे बिकॉज माय टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0 केल्विन, एब्सोल्यूट 0 से ज्यादा है। और साथ में कोई ना कोई जो मेरी एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा। अब मैक्सवेल साहब एक्सपेरिमेंट थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बेसिस पर उन्होंने रेडिएशन को प्रूव किया था कि सारी रेडिएशन क्या होंगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू होंगी। ठीक है ना? और जो सोर्स होगा वो वाइब्रेट करेगा चार्ज पार्टिकल का इन द एटम एंड मॉलिक्यूल्स। थर्ड पॉइंट, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेडिएशन बढ़ेगी, जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर कम होगा रेडिएशन कम हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो वेवलेंथ होगी कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एमिशन ऑफ रेडिएशन, वो शिफ्ट करेगी फ्रॉम लॉन्गर वेवलेंथ टू शॉर्टर वेवलेंथ एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। मतलब कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इफ वी आर इंक्रीजिंग योर टेम्परेचर, तो जिस लैम्डा पे मैक्सिमम एनर्जी रेट हो रही है तो लैम्डा m की वैल्यू क्या होगी? धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक है ना? तो इनवर्सिव प्रोपोर्शन हो गया। तो इसी को बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जो अभी हम पढ़ेंगे थोड़े टाइम बाद। अब इसके चक्कर में लैम्डा, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो लैम्डा कम हो रहा है, एमिशन रेडिएशन का जो लैम्डा है वो कम हो रहा है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ अगर कम होगा तो कलर बॉडी का क्या करता रहेगा? धीरे धीरे चेंज करता रहेगा। बॉडी कलर क्या करता रहेगा बच्चे? चेंज करता रहेगा। ठीक है ना? ये याद रखेंगे। और जो रेडिएशन होती है किसके हिसाब से ट्रेवल करती है? स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। जैसे मैं आपको बताया था, कोई मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह चलती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव खुद से स्पीड ऑफ लाइट की तरह ट्रेवल करती है, स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से। रेडिएशंस किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर सकती हैं, उनको कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं होता मीडियम का। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मार्क, इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करिए प्लीज। रेडिएशन फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स ऑफ ए इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब क्या है? जैसे ही तुम दूर जाओगे इंटेंसिटी क्या होगी? कम होती रहेगी। लिख लीजिएगा इसको, मतलब लिखना क्या है इसका, वो स्क्रीनशॉट ले लो यार, अदरवाइज पीडीएफ जब भेजूंगा ना, पीडीएफ से पढ़ना घर में, पीडीएफ से पढ़ना दोबारा से। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट, प्रीबोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। क्या बोलता है प्रीबोस्ट थ्योरी?
इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है भाई, ऑल बॉडीज रेडिएट थर्मल रेडिएशन एट ऑल टेम्परेचर, बॉडी हर एक टेम्परेचर पे क्या करेगी, थर्मल रेडिएशन रेडिएट करेगी, बकायदा 0 केल्विन से ज्यादा हो बॉडी टेम्परेचर। जो अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन पर यूनिट टाइम होगा, अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन पर यूनिट टाइम विल डिपेंड ऑन नेचर ऑफ एमिटिंग सरफेस, जो नेचर होगा एमिटिंग सरफेस का जिससे हीट निकल रही है उसका नेचर पर डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। और रेडिएशन प्रोसेस से हीट ट्रांसफर होता है फास्टेस्ट, ठीक है ना। ऑल्सो बॉडी एब्सॉर्ब पार्ट ऑफ थर्मल रेडिएशन एमिटेड बाय सराउंडिंग बॉडीज। अब किसी ने अगर रिलीज एमिट करी है रेडिएशन, तो एक बॉडी उसको एब्सॉर्ब भी करेगी, ठीक है ना। इफ अ बॉडी रेडिएट्स मोर देन इट विल एब्सॉर्ब। दो क्या हो रहा है समझो, अगर मैंने अपनी हीट ज्यादा दे दी तो बेटा मैं अपनी हीट दे रहा हूं, आई एम गिविंग माई हीट। इफ अ बॉडी रेडिएट्स मोर देन व्हाट इट एब्सॉर्ब्स, मतलब कि मैंने दिया ज्यादा लिया कम, तो मेरे पास वैल्यू कम हो जाएगी ना इन रियलिटी, मतलब टेम्परेचर क्या करेगा, मेरी बॉडी का फॉल कर जाएगा। अगर मेरी बॉडी का टेम्परेचर देखो कैसे होगा, if a body radiates more than what it absorbs, then its temperature falls. If a body radiates less, अगर कम दे रहा है, ले ज्यादा रहा है हीट आप कम दे रहे हो, ले ज्यादा रहे हैं, तो टेम्परेचर करेगा बॉडी का राइज करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मार्क कर लो। If a body radiates more than what it absorbs, its temperature falls. If a body radiates less than it absorbs, its temperature rises. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लो इनको ना। और क्या होगा फाइनली, कब तक होगा ऐसा, जब तक इस सराउंडिंग का टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए, ठीक है। इट विल हैपन टिल, कब तक, जब तक बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग टेम्परेचर क्या ना हो जाए बच्चे, सेम ना हो जाए, तब तक। प्रीबॉस्ट थ्योरी के मेन पॉइंट्स हैं ये हमारे। चलिए बढ़ते आगे। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देखो क्या है यहाँ पर। अब रेडिएशन में भी एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और एमिशन होता है। तो बेसिकली आपको देखो क्या दिया गया, इंसिडेंट जितनी हीट दी गई वो कितना है, क्यू है। अब कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट कर गया क्यू आर, कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब हो गया और कुछ पोर्शन ट्रांसमिट हो गया क्यू टी क्यू एस, हमने शो कर दिया सबको। तो हमने लिखा टोटल हीट कितनी बराबर होगी, हमारे ध्यान से देखोगे अगर तुम, टोटल हीट विल बी रिटन एज Q इक्वल्स टू क्यू आर प्लस क्यू टी प्लस क्यू ए। तो हमने Q से डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया, 1 प्लस क्यू बाई क्यू, सॉरी 1 इक्वल टू क्यू आर बाई क्यू प्लस क्यू टी बाई क्यू प्लस क्यू ए बाई क्यू, दैट इज 1 इक्वल टू आर, इसको बोला मैं आर, इसको बोला टी, इसको बोला हमने आर क्या होगी बेटा, रिफ्लेक्टिंग पावर, टी होगी ट्रांसमिशन पावर, ए होगा एब्जॉर्प्टिव पावर। जब खाली ए इक्वल्स टू 1 है, व्हेन ए इक्वल्स टू 1 बाकी सब आर टी 0 है, तो बॉडी का नाम देते हैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी। क्या नाम देंगे बेटा, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। सन, जैसे सन हो गया, सन को भी हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी लेके चलते हैं। ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं काली है, ऐसा नहीं है कि काला है, नहीं ब्लैक कलर है, नहीं। सन भी क्या है, मतलब कि सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, एनीथिंग दैट कैन एब्जॉर्ब ईच एंड एवरीथिंग इज नोन एज परफेक्ट ब्लैक बॉडी। कुछ डेफिनेशन दाओ, बात करते हैं डेफिनेशंस की। एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है, absorptive power of a body can be defined as fraction of incident radiation absorbed by the body। मतलब absorptive power क्या हो गया, एनर्जी absorbed डिवाइड बाय एनर्जी इंसिडेंट, एनर्जी absorbed डिवाइड बाय एनर्जी इंसिडेंट, ठीक है ना। एनर्जी absorbed डिवाइड बाय एनर्जी इंसिडेंट। अगर जितना भी इंसिडेंट है
एनर्जी सब एब्जॉर्ब हो गया, तो उसको हमने क्या बोला, इक्वल टू 1, दैट इज ब्लैक बॉडी के लिए, दैट इज ब्लैक बॉडी के लिए। तो इक्वल टू 1 किसके लिए होता है, ब्लैक बॉडी के लिए होता है, ध्यान रखना। अब बात आ रही है एमिसिव पावर की। तो एमिसिव पावर क्या होता है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। देखो यहाँ पर एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज नोन एज एमिसिव पावर। तो पर्टिकुलरली दिस फॉर्मूला, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मार्क कर लीजिएगा ना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मार्क करना है फॉर्मूले को। कि एनर्जी का फॉर्मूला होगा, सॉरी एमिसिव पावर का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, एमिसिव पावर का, हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। लिख लो। अब जो तुम्हारी एमिसिव पावर है वो तुम्हारा डायमेंशनलेस नहीं है, जैसे कि एब्जॉर्प्टिव पावर। बिल्कुल सही भाई, एनर्जी अपॉन एनर्जी आ रहा है ना एब्जॉर्प्टिव पावर में, तो क्या होगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई। बट ये पर डायमेंशनलेस नहीं है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, दीज आर योर सम डेफिनेशंस। तो कुछ डेफिनेशन है यहाँ पर, थ्योरी पोर्शन से क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, न्यूमेरिकल भी करेंगे अभी हम। तो क्या बच्चा हमारे सामने, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर होती है, क्या होता है समझो। एक ग्राफ बना के देखते हैं पहले। तो बेसिकली ग्राफ है ई लैम्डा का, और ग्राफ है यहाँ पर लैम्डा का। कुछ ग्राफ ऐसे आया, ठीक है ना। तो जो टोटल एमिसिव पावर होती है, एमिसिव पावर पर यूनिट वेवलेंथ रेंज एट ए लैम्डा इज नोन एज स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। क्या बोला गया, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर बोला, ई लैम्डा। तो आपको टोटल एमिसिव पावर निकालनी है। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल एमिसिव पावर, द फॉर्मूला विल बी योर इंटीग्रेशन ऑफ ई लैम्डा डी लैम्डा। मतलब कि यहाँ पर इस कर्व का, ई लैम्डा डी लैम्डा कर्व का एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। तो एमएस स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर कितना हो गया, E इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी ई लैम्डा डी लैम्डा, ये तो फॉर्मूला हो गया। बट स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर होता क्या है, ई लैम्डा जो बराबर होगा डी बाई डी लैम्डा के, ठीक है ना। एमिसिव पावर पर यूनिट लेंथ, एमिसिव पावर पर यूनिट वेवलेंथ, ठीक है। एमिसिव पावर पर यूनिट वेवलेंथ इज बेसिकली और ई लैम्डा। अब बात करेंगे एमिसिविटी की। नाउ वी विल टॉक अबाउट एमिसिविटी। ये सब ना डेफिनेशन दे दी, तो छोटा ई से क्या शो कर रहे हैं, एमिसिविटी शो कर रहे हैं, छोटे स्मॉल ई से, कि एमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी एट टेम्परेचर T, एमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी एट टेम्परेचर T per unit emissive power of black body, per unit emissive power of black body at any temperature T, at any temperature T। मतलब क्या हो गया, E डिवाइड बाई EB, किसी बॉडी का डिवाइड बाय ब्लैक बॉडी का। तो ऐसे लिख सकते हैं E डिवाइड बाय E ब्लैक बॉडी, ठीक है, ध्यान रखना इसको, E डिवाइड में E ब्लैक बॉडी। फिर यहाँ पर किरचॉफ लॉ आते हैं। किरचॉफ लॉ से ना क्वेश्चन मतलब बहुत ही ना के बराबर आता है। द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर, एमिसिव पावर ये रही, एब्जॉर्प्टिव पावर ये रही, E by A, the ratio of emissive power to the absorptive power for the radiation of a given wavelength, for the radiation of a given wavelength is same for all substances, is same for all substances at the same temperature, at the same temperature, and is equal to emissive power of perfectly black body for the same wavelength and temperature। मतलब भैया लैम्डा और टाइम सेम कर दिया। मान लो एक रेडिएशन दे दी लैम्डा की और टेम्परेचर दे दिया उसका T। अब क्या बोला कि जो कोई बॉडी का एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर के, दैट विल बी इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ठीक है ना।
ये उन्होंने बोला, इसको लिखना है। और यहां से हमें पता चला कि भैया आपका जो गुड एमिटर होंगे वो क्या होंगे, गुड एब्जॉर्बर्स भी होंगे। जो आपका हीट एनर्जी एमिट करते हैं बढ़िया से, वो एब्जॉर्ब भी करेंगे, तभी तो आएगी। जैसे सन, अगर सन आपको एनर्जी एमिट करता है, हीट एनर्जी एमिट करता है, सोलर रेडिएशन एमिट करता है, तो कहीं से एब्जॉर्ब भी तो कर रहा होगा, यस और नो? तो कहीं से एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा। दैट इज all good emitters are your good absorbers। लिख लो। आगे मूव कर जाएं क्या, जल्दी से बताएं। Should I move forward, yes or no? चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है बेटा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। कुछ नहीं है, आपको बताया था अभी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। दैट इज लैम्डा एम इज प्रोपोर्शनल टू 1/t है। तो लैम्डा एम इंटू टी क्या बोला हमने, कांस्टेंट बोला। लैम्डा एम इंटू टी क्या बोला हमने बच्चे, कांस्टेंट। लैम्डा इंटू टी क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट हो गया। वो बराबर दे दिया बी, बी बोल दिया हमने वीन्स कांस्टेंट। क्या बोल दिया हमने, वीन्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हो गई 0.282। ठीक है, बस यही आपका वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। तेरा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है ना, मार्क कर लो ये सब। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा लैम्डा एम की वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है लैम्डा एम की वैल्यू, जिस वो वाला लैम्डा जिसपे स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर की वैल्यू मैक्सिमम मिलती है। देखो समझो, एक बॉडी है, उसका टेम्परेचर, उसका एक टेम्परेचर है मान लो, उस टेम्परेचर पर एमिसिव स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर की वैल्यू एक पॉइंट पर एक लैम्डा पे मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है जी, तो हमने उसका नाम दिया लैम्डा है। अब देखा कि अगर टेम्परेचर रेज कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो आपका जिस ऐसा लैम्डा जिस पर स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर मैक्सिमम हो रही है, मतलब लैम्डा की वैल्यू वो क्या कर रही है बेटा, आपकी घट रही है, कम हो रही है। क्या हो रही है बेटा, वो घट रही है, कम हो रही है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर लैम्डा की वैल्यू क्या कर रही है बेटा, डिक्रीज। That is lambda m is proportional to, inversely proportional to time, sorry temperature, inversely proportional to temperature. That is lambda m is inversely proportional to temperature, मतलब proportional to 1/t लिख लिया। और lambda m into t क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट, और ये वैल्यू होते हैं कांस्टेंट के, सीधे याद रखो 0.282 cm/k, cm के। ठीक है ना, ये याद रखना, सेंटीमीटर केल्विन। ठीक है, क्या होगा ये, सेंटीमीटर केल्विन। You have to remember this. चलो आओ सवाल करते हैं। लेट्स डू अ क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, प्लीज रीड द क्वेश्चन। Please read the question. Solar radiation is found to have an intensity maximum near the wavelength range of 470 nanometer. 470 nanometer. Assuming the surface of sun to be perfectly absorbing, calculate the temperature of solar surface.
क्या लिख सकते हैं मैं सीधे लैम्डा एम इंटू टी बराबर कांस्टेंट। तो फिर टेम्परेचर निकालना तो कितना होगा, ये कांस्टेंट की वैल्यू बी डिवाइड बाय लैम्डा एम, और बी की वैल्यू कितनी अपने को जानते हैं 0.282 सेंटीमीटर केल्विन, और डिवाइड में वैल्यू जो आएगी, जो डिवाइड में वैल्यू आएगी वो कितनी होगी आपके पास 470 इंटू 10⁻⁹। सॉल्व कर लेंगे अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई गेस कुछ आंसर जो आएगा ना, वो आपके बराबर आ जाएगा समथिंग 6000 समथिंग ना केल्विन के, और सेंटीमीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर्स में। तुम यहां देखो बेसिकली वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ई लैम्डा, ब्लैक बॉडी के निकालते हैं, ब्लैक बॉडी बता रहा है A=1, A=1 क्या होगा ब्लैक बॉडी, देखो दे रखा है, ये ब्लैक बॉडी बोला था मैंने। तो A=1 पता चलता है ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी है तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लगेगा। तरीका समझ में आ गया। नेक्स्ट, तो सोल्यूशन है, देखो ये आंसर अपना नियर अबाउट। अब बात करते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। देखो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या होता है, क्या करता है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बोलता है कि अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड per unit time from an area A of a black body at absolute temperature T is directly proportional to fourth power of the temperature। मतलब जो U होगा ना एनर्जी पर यूनिट टाइम, मतलब एनर्जी बेसिकली लिखो Q ना, हाँ Q पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी को है तो उसको हटाने के लिए क्या यूज किया हमने, सिग्मा। तो बेसिकली Q बाई टी इक्वल टू सिग्मा A T की पावर 4। और सिग्मा की जो वैल्यू है जो आपको याद रखनी है, डेट इज योर 5.67 इंटू 10⁻⁸, 5.67 इंटू 10⁻⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर की पावर 4। अगर अब बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं है, इफ अ बॉडी विच इज नॉट अ ब्लैक बॉडी, तो मतलब उसकी रेडिएशन कम जाएंगी, तो उसमें के लिए हमने लगाया एक फैक्टर ई। कौन सा फैक्टर आया, ई, छोटा ई, याद है थोड़ी बार पढ़ा था ई। तो U इक्वल्स टू ई ए सिग्मा टी की पावर 4 जाएगा। आपको जनरली ई गिवन होगा, और ई की वैल्यू 0 से 1 लाइक करती है, और ई की वैल्यू आपको गिवन होती है एग्जाम में, क्वेश्चन में। अब बात करिए अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर भी हम मेजर करें विद सराउंडिंग, देखेंगे विद सराउंडिंग, तो देखो क्या बन जाएगा, ये चीज बन जाएगी फॉर्मूला कि डेल्टा यू बराबर जाएगा U माइनस यू नॉट बराबर ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। तो टी क्या है बॉडी का टेम्परेचर, टी नॉट क्या है सराउंडिंग का टेम्परेचर। टी इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, सॉरी टी इज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड टी नॉट इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो अपने पास ये फॉर्मूला बन जाता है ई ए सिग्मा टी की पावर 4। कितना बच्चे, ई ए सिग्मा टी की पावर 4। तो एक बार चीज ध्यान रखोगे ना, तो तुम्हें ध्यान से दिखेगा जो ई है प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, टी की पावर 4 के। ये चीज जरूर ध्यान रखना, ठीक है। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड है या एमिटेड है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड या रेडिएशन एमिटेड
इस प्रोपोर्शन किसके आ रहा है, टेम्परेचर की पावर 4 के। अच्छा ये तो ना वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का सवाल है, रुक जाओ बाद में करता हूँ, यार करवाता हूँ पहले इसका क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, if the temperature of a body is increased by 50%, then the increase in the amount of radiation emitted will be। अगर टेम्परेचर बॉडी का 50% से इंक्रीज कर दिया है तो एनर्जी रेडिएशन एमिटेड में रेडिएशन में कितना इंपैक्ट आएगा, कितना इंक्रीज आएगा। तो देखो कैसे करना है, बेसिकली इनिशियल बोलता हूँ, इनिशियल कितना है E1, वो कितना होगा प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 होगा, और ई फाइनल कितना हो जाएगा प्रोपोर्शनल टी की पावर फाइनल के 4, और टी फाइनल है कितना 1.5 टी इनिशियल, दे रखा है 50% इंक्रीज, ठीक है ना। तो बेसिकली अब क्या निकालना है हमको, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड। तो बात क्या जाएगा परसेंटेज इंक्रीज की, तो वो कैसे लिखेंगे हम, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल डिवाइड में ई इनिशियल के। तो प्रोपोर्शनलिटी में कांस्टेंट सी भी ले लोगे तो सी तो कट जाएगा आपको, देखो तो क्या लिखूंगा 1.5 टी इनिशियल की पावर 4 माइनस टी इनिशियल की पावर 4 डिवाइड में टी इनिशियल की पावर 4। तो सॉल्व करो इसको, तो 1.5 की पावर 4 माइनस 1 आया और इनटू 100 200। तो कैलकुलेटर सॉल्व करोगे तो 1.15 का स्क्वायर तो 2.25, तो 2.25 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, नियरली 5 कुछ आना चाहिए यार, है ना। तो 5 इंटू 100, नहीं 5 तो नहीं, 5 माइनस 1 भी होगा बिल्कुल। तो कितना होगा नियरली जो आंसर है 1.5 का जो पावर 4 होगा ना वो नियरली 5 समथिंग आएगा। तो 5 पॉइंट मैं कैलकुलेशन निकालता हूँ 5.06, चलो माइनस 1 इंटू 100 तो कितना आएगा 4 इंटू 100, तो आंसर आना चाहिए 400%। कितना 100%, 400% इतना इंक्रीज हो गया। तो बेसिकली ध्यान रखना टी की पावर 4 वाला कंसेप्ट, कौन सा कंसेप्ट, टी की पावर वाला 4 वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो इसको। लिखना है ना इसको। अच्छा अभी क्वेश्चन था ना हमारा, क्या रह गया था, क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन क्या बोलता है ये भी पढ़ लेते हैं कि 1600 केल्विन पर मैक्सिमम रेडिएशन एमिट हुई 2 माइक्रोमीटर पे, तो कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितनी होगी 2000 केल्विन के लिए। तो देखो यार वो तो मुझे पता है क्या करना है इसमें, लैम्डा इंटू एम, लैम्डा एम इंटू टेम्परेचर मेरा क्या होता है कांस्टेंट होता है, क्या लिख सकता हूं मैं, लैम्डा 1 T1 बराबर लैम्डा 2 T2 बराबर कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कितना रखा है 1600 केल्विन पर, तो है आपका 2 माइक्रोमीटर इंटू -3 ना, नहीं -6 बराबर कितना होगा लैम्डा 2 निकालना है और इंटू 2000, बस यहां से आंसर आ जाएगा। फ्रॉम मेयर यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू, ठीक है ना। 2 से 2 तक कट ही रहा है, 1.6 आ रही है सीधे। तो ये बेसिकली वीन्स डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन है। अब सर कब कैसे ध्यान में रखेंगे, तो बेटा जब भी वेवलेंथ और टेम्परेचर का दे रखा है तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट और लगाओ लैम्डा एम इंटू टी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। You have to apply the formulas as it is. नेक्स्ट है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग।
तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग कब अप्लाई होता है? फॉर स्मॉल, ये दिख रहा, फॉर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन अ बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग, फॉर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग, the rate of cooling of body is directly proportional to temperature difference of the surface area exposed. Basically जो dq by dt होगा, rate of energy per unit time will be proportional to your temperature difference. temperature difference होगा तुम्हारा T body minus T surrounding. ठीक है, याद रखना ये। अब यहां से इन्होंने आगे लिखा है, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो k वैल्यू आएगी, k की वैल्यू होगी कितनी, ये 4e सिग्मा टी नॉट की पावर क्यूब बाय mc। ये याद रखना, इस पर सवाल आता है एक बार सीधे सीधे, ठीक है ना। और जब इसको फाइनली इंटीग्रेट के जो रिजल्ट आता है, इसका जो ग्राफ बनता है वो बनता है ऐसे, ग्राफ भी याद रखो। और ये इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन, इसको कहते हैं एग्जैक्ट इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? हम एग्जैक्ट इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। दिस इज योर एग्जैक्ट इक्वेशन। बट ये जनरली क्वेश्चन इस पे सॉल्व करने को नहीं आता, बिकॉज हार्ड कैलकुलेशन जाती है। सो क्वेश्चन जो आता है वो आता है एवरेज एनालिसिस पे। तो एक होता है इसका न्यूटन लॉस का, एनएलसी का, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का एवरेज एनालिसिस। तो वो एवरेज एनालिसिस क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। अगर एक बॉडी है cools from T1 to T2, cools from T1 to T2 in time छोटा t, और सराउंडिंग टेम्परेचर है की सराउंडिंग बराबर T नॉट है। तो जो अप्रोक्सीमेट एवरेज फॉर्मूला होगा, अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला होगा एनालिसिस का अप्रोक्सीमेशन के साथ, वो फॉर्मूला होता है T1 माइनस T2 बाई T टाइम बराबर K इंटू T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस T नॉट। अब इस पर सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं आपसे। आपको जो क्वेश्चन मिलेगा ज्यादातर इसी पे मिलेगा, इसी पार्ट पर, ठीक है ना। इस पार्ट से आपको क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम मिलता है कि एवरेज, अगर नहीं भी समझ में आया ना कभी भी, तो एवरेज एनालिसिस लगा के सॉल्व कर दिया करो। तो फॉर्मूला लिख लो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि T1 माइनस T2 बाई T इक्वल्स टू K इंटू T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस T नॉट, ब्रैकेट क्लोज। तो बेसिकली ये जो टेम्परेचर हो गया बॉडी का, कौन सा टेम्परेचर हो गया, सोचो, एवरेज वैल्यू। कौन सी वैल्यू होगी हमारी, एवरेज वैल्यू। जब भी बॉडी का टेम्परेचर सराउंड टेम्परेचर में डिफरेंस बहुत कम होगा, तो आपका जो फॉर्मूला होगा ये होगा। मतलब कैसे रिलेशन लिखेंगे हम T1 T2 में, ये लिखेंगे T1 माइनस T2 बाई T इक्वल्स टू K इंटू T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस T नॉट। बस ये फॉर्मूला ध्यान रखो। अब और फिर ना एक क्वेश्चन करेंगे। नाउ वी विल डू अ क्वेश्चन। दो क्वेश्चन क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर दे दिया बेटा 20 डिग्री सेल्सियस, और बॉडी 80 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस पे मूव कर रही है इन 5 मिनट्स। तो पूछा क्या है, 60 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस पे मूव करने पे कितना टाइम लगेगा, इन टाइम t इक्वल्स टू व्हाट, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू कैन इजीली अप्लाई योर एवरेज अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, है ना, अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो वो बोलता क्या है सीधा सीधा कि T1 माइनस T2 बाई 2 बराबर K इंटू T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस T नॉट होगा।
तो एक बार इसके लिए पुट करो, इसके लिए इस बार पुट करो। तो पहले केस में 80 माइनस 50 डिवाइड में 2 बराबर k इंटू 80 प्लस 50 डिवाइड में 2 माइनस 20, वैल्यू पुट कर दी सारी, पहली क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या होगी, 60 माइनस 30 बाई 2, सॉरी 2 तो पता ही नहीं, टाइम नहीं पता ना, मैं टाइम आएगा तो टाइम आना था ना, तो टाइम लिख दिया फॉर्मूले में। तो कितना हो गया 2 हो टाइम, फिर टाइम निकालना है, बराबर कितना होगा k इंटू 60 प्लस 30 बाई 2 माइनस 20। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से आप k की ओर निकाल के अपने दोनों डिवाइड कर दो, बेसिकली करो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो सॉल्व करने पर यहां से दो इक्वेशन सॉल्व करने पर जो t की वैल्यू आएगी दैट विल बी योर 9 मिनट्स। कितनी आएगी वो 9 मिनट्स आएगी, और वो हमारा क्या होगा आंसर होगा कि 9 मिनट के अंदर हो जाएगा वही काम हमारा, क्या हो जाएगा 9 मिनट्स के हमारा ये अंदर सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का जो बड़ा वो आया है लिमिटेशन, वो क्या है कि टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग क्या होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए। ठीक है ना, ओके, ध्यान रखेंगे। और सराउंडिंग टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। ये ना करेक्शन कर लेना यार, ये टाइम मैंने गलत लिख दिया, 5 आएगा, टाइम यार गलत लिख दिया था मैंने, 5 आएगा, ठीक है ना, करेक्शन रख लेना, करेक्शन है ये 5 आएगा, ठीक है। ठीक है, तो अगला पार्ट जो होगा इसका हम नेक्स्ट कल कंटिन्यू करेंगे, अभी इसमें हमारा टॉपिक रहते हैं, तो वी विल कंटिन्यू टुमारो ऑल्सो, हम कल भी इसमें कवर करेंगे अपना, ठीक है ना। तो वी विल कवर आवर टॉपिक्स टुमारो ऑल्सो। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल सुबह मॉर्निंग में बात करते हैं आपसे। आप आज के डीपीपी जो कराएगी आज या कल, डीपीपी एक आएगी आपकी पूरी, वो आप धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, ठीक है।